करें स्टार्ट। चलिए, हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सब? कैसे हो? चलिए, वेलकम टू आवर क्लास नंबर 17 ऑफ नेशनल इनकम। कल क्लास नंबर 16 में हमने क्या करा था? हमने कुछ बातें करी थी कि सर इनकम मेथड से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो देश की इनकम को। इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कल कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट हो गया था आप लोग की बातों से, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो और अब भी कई बच्चे नहीं कर रहे हैं। और चलिए कर लेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे बार बार रिपीट करा के ना उन चीजों को मैं याद करा दूं। जैसे कन्वर्जन आप लोग को याद हो गए हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है मेरी। ग्रॉस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? शोरूम वैल्यू। और नेट वैल्यू आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू क्या कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, यानी सर कुछ गिरावट आ चुकी होगी। उसमें क्या बोला था हमने उसको? डेप्रिसिएशन बोल दिया था। तो क्या जब मैं ग्रॉस से नेट पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा या प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन को? माइनस कर देंगे। चलो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, क्या करूं? एनआईटी, निर्मला सीतारमन जी का पैसा ऐड करूं माइनस करूं? ऐड कर दीजिए सर। चलिए, मैं नेशनल प्रोडक्ट पे खड़ा हूं, मुझे डोमेस्टिक पे जाना है, क्या करूं? आज मेरी अगर इनकम है तो वो पूरे देश की इनकम है, यानी पूरे नेशन की इनकम है। मुझे सिर्फ अपने देश में बता दीजिए सर, आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे अपने देश से कितना पैसा कमाया। तो क्या करूं? बाहर की इनकम को प्लस करूं माइनस करूं? सर माइनस कर दीजिए। ऐसे ही हमारे धीरे धीरे रिपीटेशन कर करके कन्वर्जन हो गए थे खत्म, और बच्चों को याद भी हो गए थे। कई बच्चों को नहीं हुए तो वो हो जाएंगे। अब हमने कल जो बात करी थी वो क्या करी थी कि सर इनकम मेथड से कैलकुलेट करना सीखा था नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं। बेटा एक बार दोबारा देखिएगा। इनकम मेथड आपको देगा एनडीपीएफसी। क्या देगा? एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी क्या था याद करो? नेशनल इनकम थी या देश की इनकम थी या डोमेस्टिक इनकम थी? डोमेस्टिक इनकम थी। तो यानी इनकम मेथड हमें निकाल के देगा एनडीपीएफसी। लेकिन हमें एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं, उनको ऐड करना पड़ेगा। क्या है? 5 कंपोनेंट्स हैं, उनको ऐड करना पड़ेगा। जिसको हमने क्या नाम दिया था? याद करने का तरीका क्या था? प्राइम बोल दिया था मैंने उसको। लास्ट वाला वैसे तो सी होना चाहिए, बट एम्प्लॉइज की बात की तो कहीं ना कहीं सैलरीज की बात हो रही थी, इसलिए मैंने ई बोल दिया था उसको कि एम्प्लॉइज को ले लेते हैं ई। इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई थी? प्राइम बन गई थी। अब सर ये प्राइम है क्या? समझ नहीं आ रहा सर, क्या है प्राइम? कौन बताएगा प्राइम क्या है? प्राइम है क्या? शुभ आप बता दीजिए। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये तो कॉम्पोनेंट्स हो गए। प्राइम है क्या? इनकम निकाल सकते हैं। जुहा कुछ कहना चाह रहे थे, क्या चीज? यानी 5 कंपोनेंट्स है। बेटे 5 कंपोनेंट्स है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर हमारे आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें किन किन तरीके से इनकम आ सकती है? बेटा याद करो, मैंने आपको जब एग्रीगेट स्टार्ट करा था मैंने एक चीज बोली थी, जितना किसी का खर्चा उतना ही किसी की इनकम, और उतना ही देश में प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो या तो मैं सबका खर्चा जोड़ लूं, या सबकी इनकम जोड़ लूं, या फिर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तीनों ही तरीके से मेरे पास देश की इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। बोला था या नहीं बोला था? बोला था। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं इनकम मेथड में, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको किस किस फॉर्म में इनकम हो सकती है? सर पहला तो प्रॉफिट के फॉर्म में, जो एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन या फर्म्स कमाएंगी। कौन कमाएगा? यानी फर्म्स का पैसा। यानी फर्म्स जो प्रॉफिट कमाएगी उसे मैं बोल दूंगा प्रॉफिट। जो पैसा कमाएगी उसको बोल दूंगा प्रॉफिट। ठीक है? या तो सर फर्म्स हमारा प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा सर पैसा किस फॉर्म में आ सकता है? आर फॉर रेंट एंड रॉयल्टी। सर रेंट का मतलब बेटा मैंने कुछ बिल्डिंग, कुछ लैंड मैंने कुछ लीज पे दे दी, उसके बिहाफ पे मुझे कुछ पैसा आ रहा है, सर उसको मैं रेंट बोल दूंगा। सर रॉयल्टी क्या है फिर? सर रॉयल्टी सर इंटेलेक्चुअल एसेट्स को होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को होती है। बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? यानी मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट आपको दे दिया, उसका कुछ पैसा ले रहा हूं मैं आपसे, मैंने लेंड कर दिया आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स। जैसे बेटा बर्गर सिंह की कोई फ्रेंचाइजी है, या उसका कोई लोगो है या नाम है, कल को क्या मैं सेम आउटलेट खोल सकता हूँ उसी नाम से और अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सर कर सकता हूँ, लेकिन कुछ पैसा देना पड़ेगा उसके नाम का, उसके लोगों का। क्योंकि सर उस बंदे ने ना, बर्गर सिंह ने अपनी गुडविल क्रिएट कर रखी है मार्केट में, कुछ एसेट्स बना रखी हैं जो कि इंटेंजिबल, इसे ना गुडविल कह देता हूं। सर बहुत अच्छी क्वालिटी देता है सर बर्गर की। तो बेटा कहीं ना कहीं मेरी सेल उससे बढ़ेगी अगर मैं सेम आउटलेट खोल लूंगा। बढ़ेगी, उसके नाम से मेरा आउटलेट चलेगा, या उसका सिंबल मैं यूज कर लूं। बट बेटा क्या मैं वो सिंबल एज इट इज यूज कर सकता हूं क्या? नहीं यूज कर सकते। सर उसका कुछ पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी, कुछ ऐसी मशीन बना दी जो आज तक किसी ने नहीं बनाई, तो क्या बेटा मैं उसको प्रूफ करने के लिए उसको पेटेंट करा लूं? यस सर करा लो। सर क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है पेटेंट कराना, कौन बताएगा? पेटेंट कराना उस नई टेक्नोलॉजी को जरूरी क्यों है? कोई और ले लेगा, या कोई और कह देगा कि जी मैंने बनाई थी।
फॉर एग्जाम्पल शुभ आया मेरे पास, सर टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए दे दो ना, मैं कह ले लो शुभ, कोई बात नहीं, मेरी तो स्टूडेंट हो, बट शुभ का मार्केट एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग मार्केट में जानते हैं शुभ को, और शुभ ने कह दिया कि सर देखो अपने कस्टमर्स को ये टेक्नोलॉजी मैंने बनाई है, और शुभ ने पेटेंट करा ली उसे। बेटा मैं कहाँ कहाँ प्रूफ करता सुनूंगा, कहाँ कहाँ बताता फिरूंगा लोगों को कि मैंने बनाई है टेक्नोलॉजी, क्या मेरे पे कोई प्रूफ है? नहीं। इसीलिए टेक्नोलॉजीज पे हमेशा पेटेंट होता है। ये मैं आपको रॉयल्टी की बात बता रहा हूँ, पेटेंट्स कराना बहुत जरूरी होता है। क्यों? नहीं तो कोई और यूज कर लेगा, और कोई और उसे अगर पेटेंट करा लेगा तो कह देगा जी मेरे नाम की है प्रॉपर्टी, यानी मैंने बनाई है, ये टेक्नोलॉजी मेरी है, मैंने बनाई है, ये तो झूठ बोल रहा है जी, इसने बनाई है। तो ऐसे बेटा दूसरा लास्ट में क्या हो जाता है, कॉपीराइट। बेटा मैंने कोई म्यूजिक यूज करा, यो हनी सिंह जी का मैंने कोई अपनी कुछ लाइंस वगैरह डाली अपने गाने में, क्या यो हनी सिंह मेरे को यूज करने देंगे? नहीं करने। देखो अगर जानकार है मेरे तो बात अलग है कि चल यार नवनीत कर ले यूज, बट अगर जानकार नहीं है तो क्या करेंगे? क्या वो एज इट इज यूज करने देंगे मेरे को? नहीं करने देंगे। भाई कुछ मार्केट वैल्यू है, गाने ना बिकते हैं हमारे, 1-1 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के गाने बिकते हैं, और बाकी बिकते हैं गाने। 90 लाख का गाना बिक गया, 56 लाख का गाना बिक गया, मार्केट वैल्यू निकाली जाती है इन गानों की भी। तो कुछ लाइन्स अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो एक काम कर दो, नवनीत जी मेरे को ना इसका कुछ पैसा दे देना, क्योंकि कॉपीराइट आप यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस मैं आपको अथॉरिटी दे दूं अपने पास से। तो वो कॉपीराइट कहीं ना कहीं होते हैं, गाने हो गए, आर्टिकल आपने लिखा, या कोई आपका कोई भी आर्ट वगैरह है, वो सारी चीजें आपकी कॉपीराइट होती है, ताकि कोई और उसको यूज ना कर पाए, और अगर यूज कर रहा है तो उसका उससे जो अर्निंग कर रहा है उसका कुछ पैसा आपको दे दे कॉपीराइट के नाम का। इसीलिए तो बेटा टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। पेटेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजी पे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछता नहीं है यहाँ पे, जरूरत नहीं है इन चीजों की, मैं बता रहा हूँ। पेटेंट हमेशा नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन पे होगा, कॉपीराइट्स आपके म्यूजिक या आर्टिकल्स पे होते हैं, और ट्रेडमार्क जैसे लोगोज, सिंबल्स या नेम पे, जैसे मैंने बर्गर सिंह का नाम यूज कर लिया, चलो नाम यूज नहीं करा सर, लोगो यूज कर लिया, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा उससे, उसके आउटलेट से बिल्कुल बढ़ेगा, उसके लोगो से ना लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके लोगो देख के लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हाँ यार सेम ब्रांच होगी, सेम क्वालिटी मिलती होगी, तो मेरे को कहीं ना कहीं उस लोगों का बेनिफिट मिलेगा, तो उस बेनिफिट का पैसा मुझे बर्गर सिंह को, उनके ओनर को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उसको क्या करा रखा है, ट्रेडमार्क करा रखा है कि सर आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। फ्रेंचाइजी सुनिए, फ्रेंचाइजीज लेते हैं लोग, है ना, तो वो इसीलिए लेते हैं, यानी उसका कुछ पैसा देना पड़ता है हमको, कि चलता चलाता आउटलेट है, हम भी खोल लेंगे, चल हमारी भी सेल बढ़ जाएगी, 2 पैसे हम भी कमा लेंगे। इसीलिए उनकी इन्वेस्टमेंट लगभग 15 से 20 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उस फ्रेंचाइजी को लेने में, लगभग एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीज होती है। तो सर हमारी इनकम किस फॉर्म में आ सकती है? सर प्रॉफिट के फॉर्म में तो आ सकती है, जो कि कौन कमाएगा? फर्म्स, बिजनेसमैन या एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर्स कमा लेंगे। दूसरा आर फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, यानी कोई बिल्डिंग वगैरह दे दी लीज पे, उससे पैसा आ रहा है, या कुछ मेरे कुछ ऐसी एसेट्स, इंटेलेक्चुअल एसेट्स, उसको मैंने उसके राइट्स को यूज करने के लिए दे दिया, तो वहां से पैसा आ गया। तीसरा आई फॉर सर इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा आ सकता है। फोर्थ किसके फॉर्म में पैसा आ सकता है? सर मिक्स इनकम के फॉर्म में। सर मिक्स इनकम क्या है? बेटा सुनिए, हमारे आसपास छोटी मोटी दुकान खुली होती है, सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं नहीं होते? किसी सीए ने अपना ऑफिस खोल लिया, प्रैक्टिस करने के बाद, आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद, या सीए बनने के बाद आईटीआर वगैरह फाइल कर रहा है वहां से, या डॉक्टर ने प्रैक्टिस करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, या आसपास कोई छोटा मोटा दुकान खुल गई, तो बेटा वो सोल प्रोप्राइटर्स है। यस सर, सोल प्रोप्राइटर्स है, तो उनकी इनकम वहां से आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यानी हम लोगों की इनकम देख रहे हैं, तो वहां से भी इनकम आ सकती है, उस फॉर्म में भी इनकम लोगों को मिल सकती है, यानी हमारे देश में कहीं ना कहीं उस फॉर्म में भी इनकम आ रही है, लोगों के पास आ रही है, अल्टीमेटली देश में तो आ रही है। यस और नो? आइए बत्रा जी बैठ जाइए, उधर बैठिए प्लीज, है ना, उधर बैठिए। रेट कैसे हो गए? ठीक है दोस्त, सब ज्यादा लगे क्या? तेज चला रहे हो क्या? आराम से चलाना यार, बारिश में आप जाओगे ना, वैसे भी आराम से जाना, ठीक है? सारे बच्चे, किसी के पेरेंट्स भी लेने आते हैं, थोड़ा आराम से कहिएगा कि आराम से चला लें, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा रिवीजन करा लेते, एक बार देख लीजिएगा। तो नहीं, तो फोर्थ हमारा इनकम किस फॉर्म में हो सकती है? मिक्स इनकम के फॉर्म में, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल भी पैसा कमा रहे हैं, उस फॉर्म में आ सकती है। आसपास दुकान खुली हुई है, उससे आ गई, सीए ने ऑफिस खोल रखा है, वहां से आईटीआर फाइल करता है, वहां से इनकम कमा रहा है, या डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, वहां से इनकम कमा रहे हैं। लास्ट हमारा कौन से फॉर्म में इनकम आ सकती है? सर सैलरीज के फॉर्म में। ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो आप बोल रहे हो, वेरी गुड, बट सैलरीज के फॉर्म में। बेटा देखो, या तो पर्सन बिजनेस कर रहा होगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे मोटे दुकान खोल रखी होगी, या कोई हमारा प्रोफेशनल होगा, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज सीए का रखा है, सीएमए का रखा है, सीएस का रखा है, अपना कोई ऑफिस ओपन कर रखा है, या कहीं जैसे लॉयर्स हैं, उन्होंने अपने ऑफिस ओपन कर रखे हैं, लीगल केसेस वहीं से हैंडल करते हैं, ऐसे ऑफिसेस। बट लास्ट हमारा इंटरेस्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, दूसरा हमारा रेंट एंड रॉयल्टी के फॉर्म में भी आ सकता है, और हमारा सैलरीज के फॉर्म में भी पैसा आ सकता है। अब सर सैलरीज भी ना 3 तरीके से मिल सकती हैं। सर कुछ बेनिफिट्स या तो एम्प्लॉयर ने जनरली ऐसी प्रोवाइड कर दी है कि आप रिटायर कर रहे हो, या फिर आप रिजाइन दे रहे हो, रेजिग्नेशन दे रहे हो, एक पर्टिकुलर टेन्योर आपने फुलफिल कर दिया जो हमारी कंपनी का था, तो मैं आपको एक लमसम अमाउंट दे दूंगा, थैंक यू गिफ्ट दे दूंगा, जिसे मैं क्या बोल दूंगा बेटा? ग्रेचुटी बोल दूंगा। ग्रेचुटी हमेशा होता है एक लमसम अमाउंट, जब भी एक पर्सन
जिसने एक पर्टिकुलर टेन्योर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलफिल कर लिया होता है, अब वो या तो रिजाइन कर रहा है या रिटायर कर रहा है, या तो उसको हटा रहा है, मतलब उसका टाइम हो चुका है कि भाई ठीक है अब हमें नए ह्यूमन कैपिटल की नए स्किल्स या नए नए नॉलेज की जरूरत है, तो सर अब आप टाइम हो चुका है आपका, आप रिटायर कर जाइए, कोई दिक्कत, तो आपको लमसम अमाउंट दे देंगे। एक थैंक यू गिफ्ट है सर हमारी तरफ से, आपने इतने साल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दी, उसके लिए थैंक यू गिफ्ट तो बनता है सर, कुछ पैसा दे देंगे लमसम अमाउंट, उसको कह देंगे हम क्या बोल देंगे, ग्रेचुटी बोल देंगे। और किस फॉर्म में पैसा दे सकता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को कुछ प्रोविडेंट फंड बना दिया, कुछ वेलफेयर फंड बना दिया भलाई के लिए, कि चल कोई बात नहीं थोड़ा मोटा छोटा मोटा पैसा जो है मैं वेलफेयर के लिए इनके लगा दूंगा, कुछ ऐसे फंड्स बना दिए। और किस फॉर्म में आ सकता है, सैलरी किस फॉर्म में मिल सकती है, या तो कैश में मिल सकती है या काइंड में मिल सकती है। कैश का मतलब यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे, वेजेस मिल गए, सैलरीज मिल गई, बोनस मिल गया, बोनस लिखा हुआ यहाँ पे, बोनस लिख देता हूँ, बोनस मिल गई, कमीशन मिल गई, और डीए मिल गया। डीए मतलब कल भी बताया था, डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, एग्जैक्टली अप्रेजल टाइप मान लो, बेसिक पे का कुछ परसेंटेज होता है, बेसिक पे का कुछ परसेंटेज होता है जो कि जनरली पब्लिक सेक्टर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर आर नॉट लीगली बाउंड टू गिव डीए टू देयर एम्प्लॉइज। डियरनेस अलाउंस जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनीज में जो आप जॉब कर रहे हो वो देंगे ही देंगे, हाँ दे दिया एक आध कंपनी तो बात अलग है, दे आर नॉट लीगली बाउंड टू डू इट। बट सरकारी ऑफिसर्स, सरकारी यानी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलता ही मिलता है। यानी कहीं ना कहीं डियरनेस अलाउंस हमारा वो अलाउंस है कि आप रह रहे हो कहीं पे, नोएडा में रह रहे हो, वहां का रेंट 10,000 रुपए दे रहे हो, पर अगले साल क्या रेंट 10,000 ही रहेगा, सर महंगाई बढ़ रही है, सब चीजें हो रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, हो सकता है मालिक ने मांग लिया 10,000 की जगह 11,000 रेंट मांग लिया, तो बेटा आपकी सैलरी में भी तो कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए जिससे आप कॉम्पेंसेट कर सको, ऑफसेट कर सको उस इन्फ्लेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी सैलरी में कहते हैं ना बढ़ोतरी होनी चाहिए, इंक्रीमेंट तो होना ही चाहिए, जिससे आप उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऑफसेट कर सकते हो जो महंगाई बढ़ी है। इसीलिए इसे ऑफसेट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, कई बार क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन ऑफसेट मैकेनिज्म, यानी इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर देना, उसको खत्म कर देना, जो महंगाई बढ़ी है ना उसके जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रल कर देना। ऐसे कुछ अलाउंस पब्लिक सेक्टर अपने एम्प्लॉइज को दे देते हैं कि बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज है जो कि अपार्ट होता है आपके परफॉर्मेंस से, परफॉर्मेंस का चलो बोनस तो दे देंगे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेहनत करिए आपने, अच्छे से मेहनत करिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको बोनस दे देंगे, बट डियरनेस अलाउंस भी दे देंगे ताकि आप इन्फ्लेशन के एक्सपेंसेस को भी मीट आउट कर सको या बीट कर सको या ऑफसेट कर सको उसके इफेक्ट को। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज कैश में मिल सकती है, यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, या फिर काइंड में दे सकता है। काइंड मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। सर मतलब सर एजुकेशन फैसिलिटी, फर्दर आप एजुकेशन करना चाह रहे हो, एमबीए करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं सर हम आपको खर्चा दे देंगे, हमारी कंपनी आपको खर्चा देगी, और ऐसा होता भी है, बहुत सी कंपनीज ये चीजें फॉलो करती हैं क्योंकि उनको अपने ह्यूमन कैपिटल को, जो कैपिटल यानी जो ह्यूमन वहां पे काम कर रहे हैं ना, उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को, उनकी एक्सपर्टीज को उन्हें एनहांस करना होता है ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपैंड करे हमारा। तो इसलिए वो फर्दर कहीं ना कहीं एजुकेशन के अलाउंसेस दे देते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं कि आप पढ़ लिख लो, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को एनहांस कर लो, जो कि हमारे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगी। ऐसे कुछ फैसिलिटीज दे दी, या मालिक का कोई घर है, एम्प्लॉयर है, उसका कोई अपने ऑफिस के आसपास घर है, उसने कहा कि चलो आप वहां बाहर क्यों रह रहे हो, रेंट क्यों दे रहे हो, आप यही रह लो ना, रेंट फ्री हाउस दे दिया उसने रहने के लिए, तो क्या इसमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले, नहीं, नॉन मॉनेटरी यानी पैसे की टर्म्स में तो नहीं है। या फिर आपका मेडिकल एड प्रोवाइड कर दी, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, ये वो सारी चीजें हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के अपार्ट है, पैसे के टर्म्स में नहीं मिल रहा, पैसे से हटकर मिल रहा है, तो उसे क्या बोल दूंगा, काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और किसमें मिल सकता है वेजेस एंड सैलरीज, इन कैश, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही क्यों लिया था, एम्प्लॉय का क्यों नहीं ले लेते, एग्जैक्टली बेटा सैलरी कौन देगा, मुझे छोटी सी बात बताना, सैलरी कौन देगा, एम्प्लॉय देगा या एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉयर देगा जो एम्प्लॉय कर रहा है लोगों को, जो हायर कर रहा है लोगों को, वेकेंट पोजीशंस को फिल कर रहा है। बेटा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ये बेनिफिट्स मेडिकल एड वगैरह कौन देगा, एम्प्लॉय देगा या एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉयर देगा। तो बेटा लास्ट में भी हम क्या लेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लें या एम्प्लॉयर का लें, एम्प्लॉयर का ही लेंगे। सर जब दोनों जगह एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, थर्ड तीसरी जगह पे भी काम कर रहा है एम्प्लॉयर का ही ले लो। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे रखा है बेटा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो क्या करूं, उसको ऐड करूं ना करूं, नो सर ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे सर आप, ऐड मत कीजिएगा। तो बेटा अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, हमारे आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको 5 फॉर्म में इनकम रिसीव हो सकती है। उसको याद करने का तरीका क्या था, प्राइम, क्या बोला मैंने उसको, प्राइम, पहला प्रॉफिट,
आर फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कितने सब पार्ट? सर 3 सब पार्ट। या तो वेजेस एंड सैलरीज कैश में मिल सकती है, या काइंड में मिल सकती है, या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे सकता है एसएसएस में यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो बेटा अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो सिर्फ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में करेगा और प्रॉफिट में करेगा, क्योंकि प्रॉफिट के भी 3 सब पार्ट हैं। कौन कौन से सर? इसको कैसे याद करना है मैं बताता हूं। जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको दिख जाए डिविडेंड, आपको दिख जाए कॉर्पोरेट टैक्स, या आपको क्या दिख जाए, शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड दिया, या फिर हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स दिख जाए। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताता हूं कैसे। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए सारे बच्चे देखिए। सर प्रॉफिट का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा या वो पार्ट जो मैंने शेयर होल्डर्स को दे दिया, प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैंने शेयर होल्डर्स को दे दिया। सर प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैंने अपने बिजनेस में ही रख लिया, सर प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैंने अपने बिजनेस में रख लिया, रिटेन कर लिया, इसीलिए इसको रिटेन अर्निंग्स बोल देते हैं या सेविंग्स भी बोल देते हैं। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं वैसे, सेविंग्स लिख लीजिए। और सर लास्ट, सर प्रॉफिट का वो पार्ट जो मेरी कंपनी ने सरकार को दे दिया टैक्स के फॉर्म में। बेटा प्रॉफिट के 3 पार्ट हो सकते हैं, वो पार्ट यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स ने बांट दिया, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मैंने खुद रिटेन कर लिया, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मैंने सरकार को दे दिया टैक्स के फॉर्म में। तो जो टैक्स के फॉर्म में दिया उसको क्या बोलूंगा? कॉर्पोरेट टैक्स। जो खुद के पास रख लिया है, रिटेन कर लिया है, उसको क्या बोलूंगा? सर रिटेन्ड अर्निंग्स, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल देते हैं इसको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में लिख ही देता हूं एक बार इसको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इसको बोल देते हैं सर। और सर प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैंने डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया है, शेयर होल्डर्स को दे दिया, उसको क्या बोलूंगा? डिविडेंड बोल दूंगा। बेटा कॉर्पोरेट टैक्स को बिजनेस टैक्स और प्रॉफिट टैक्स ही बोलते हैं, और ये देता नहीं है जनरली, कॉर्पोरेट टैक्स ही लिखा होता है, और बता दिया है क्योंकि बिजनेस पे टैक्स लग रहा है ना, बिजनेस की इनकम पे तो टैक्स लग रहा है, इसीलिए उसको बिजनेस टैक्स बोल देते हैं। और इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, बिजनेस ने जो इनकम कमाई, प्रॉफिट कमाया, उस पर टैक्स लग रहा है तो उसको प्रॉफिट टैक्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरे को डिविडेंड बताइए कैसे पढ़ोगे, कौन बताएगा डिविडेंड को कैसे पढ़ूंगे? जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को एक और शेयर या कुछ ऐसा दे देती है प्रॉफिट के तौर पे, ठीक है, शेयर्स नहीं देगी, बोलने वाला था मैं, शेयर्स नहीं देती वो बोनस शेयर्स होते हैं, वो अलग होता है, वो चीज अलग है कि भाई ठीक है हमने लगा कि भाई हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, कुछ हो गया कि चल हम दे देते हैं, एक एक्स्ट्रा शेयर दे देते हैं। कई बार स्प्लिट भी कर देती है अपने शेयर्स को। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपए, अभी आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस का स्टॉक 14,000 के आसपास पहुंच चुका था, 7,000 या 14,000 के आसपास कुछ ऐसी चल रहा था। बजाज फिनसर्व शायद 14,000 का था या बजाज फाइनेंस 7,000 का था, तो लोग खरीदने जाएंगे तो 7,000 का एक शेयर लेना पड़ेगा, तो उन्होंने 10 के रेशो में स्प्लिट कर दिया, उसको 10 पार्ट में बांट दिया, यानी कितने का स्टॉक हो गया? 700 के आसपास का एक स्टॉक हो गया। अगर 14,000 का है तो 1400 का हो गया। ऐसे को स्प्लिट कर देती है कंपनी, शेयर्स नहीं देती है। यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर ने दे दिया, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो रिटेन कर लिया, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्स के फॉर्म में दे दिया सरकार को। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। वो प्रोविडेंट फंड लास्ट में याद रखिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में प्रोविडेंट फंड को मैं इसको हाईलाइट कर ही देता हूं एक बार। ये आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछता है, आपसे ये पूछ सकता है, रेंट फ्री हाउस पूछ सकता है कि एम्प्लॉयर ने दे दिया रहने के लिए, अब बताओ क्या करें इसका? तो बेटा वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में काउंट होगा। तो बेटा अगर हमें कह दे कि नेशनल इनकम निकालो, किससे? इनकम मेथड से, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यानी एनएनपीएफसी निकालना है सर, एनएनपीएफसी निकालना है, ये तो मुझे पता है, पर इनकम मेथड से कह रहे हैं, तो इनकम मेथड के लिए मैं पहले क्या करूं? मुझे पहले कहां आना पड़ेगा? सर मुझे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी, यानी एनडीपीएफसी पे आना पड़ेगा, और एनडीपीएफसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 5 कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सर हो सकता है आपको डायरेक्ट भी दे दे, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्राइम का प्राइम आपको एज इट इज दे दे। लेकिन सर अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, उसके सब पार्ट दे रखे हैं, यानी बच्चे दे रखे हैं और पापा नहीं दे रखे, तो क्या करें? बच्चों को ऐड कर दो, पापा निकाल दो। सिमिलरली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा, यानी पापा नहीं दे रखे, बच्चे दे रखे हैं, 3 बच्चे, 3 में से 2 दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं सर, 2 को ऐड करके उससे पापा निकाल लो, ये निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। तो पहले मुझे एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं नेशनल इनकम निकालूंगा। करें क्वेश्चंस? चलिए
क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से क्या एक आध कर लेते हैं छोटे मोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। बेटा ये आपको ना कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा, या हो सकता है मैं इसको बार बार रिपीट करा के आप लोग को याद ही करा दूं, पर अनटिल एंड अनलेस आप इसे घर जाके देखेंगे नहीं, मार्क माय वर्ड्स, आज से 1 महीने बाद अगर पूछ लिया, कुछ नहीं आता होगा नेशनल इनकम में, कुछ भी नहीं आता होगा। आप कुछ करो मत करो नेशनल इनकम में, मैं कह रहा हूँ थ्योरी मैं याद करा दूंगा, और ये सेल्फ स्टडी से आएगा। भले दिन में एक क्वेश्चन कर लेना, कोई बात नहीं, एक कर लेना, एक कर लो, 2 कर लो, टाइम मिले ज्यादा करना ज्यादा कर लो, वो आप लोग की मर्जी है। पर ये चीजें बाद में आते आते आप भूल जाओगे। एंड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज घबराइएगा मत। जिस दिन आपने कह दिया सर बस अब कुछ नया करा दो सर, मजा नहीं आ रहा, उस दिन से ही आपकी असली मेहनत स्टार्ट है इसमें, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो बेटा इसको तो कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। एक पेपर और प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, ये फॉर्मूलाज लिखे होंगे, या मैं ना अभी एक काम करूंगा, टाइप करके भेज दूंगा हिंदी में कि ऐसे ऐसे अगर पापा दे रखे हैं तो बच्चों को कैसे देखना है, अगर बच्चे दे रखे हैं तो पापा को देखना है नहीं देखना, ऐसे करके कुछ लिख के भेज दूंगा। सबसे पहले इनकम मेथड में हमें क्या निकालना है, मैं टाइप करके भेजता हूँ आप लोग को पूरा इसका थ्योरी, ताकि आपको याद भी रहे कि कैसे कैसे इसमें निकालना है हमें, ठीक है, कैसे कैसे हमें क्या प्रॉफिट निकालना है या कुछ करना है, तो सब चीजें याद रहे आपको। 1 मिनट अगर मेरे को पेपर होगा तो मैं देख लेता हूँ। ये रहा, देखो मैं आज बैठा ये बना रहा था आप लोग के लिए, ये ऑल्टरनेटिव नेम है, ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे इनकम मेथड के, कि जैसे रिटेन अर्निंग ना देके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया, तो ये मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, मेरे 100 है, अभी मैंने इसको फोटो स्टेट नहीं करा है, तो मैं इसको ये करा के ना आपको ये भी प्रोवाइड करूंगा, ऑल्टरनेटिव नेम भी आपको मिल जाएंगे इनके। तो आपको ना जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे बस एक बार ये देख लीजिएगा कि ऑल्टरनेटिव नेम क्या होते क्या है, तब जाके आपको बहुत आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। टेंशन मत लेना, मजे से करेंगे, और इकोनॉमिक्स का पेपर तो खैर बढ़िया ही जाएगा अपना, बस मेहनत करते रहना। ये मैं लिख के रहने देता हूँ। माफ कीजिएगा आज की क्लास थोड़ी लेंदी होगी, थोड़ी सी लेंदी होगी, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ पहले। अरे मैंने कहाँ भेजे थे, नेशनल इनकम, यार मुझे इसमें से निकालने पड़ेंगे, एक मिनट यार मैं इसको सॉरी कर, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा रेंट दे रखा है आपको, ये करोड़ में होगी वैल्यू, ठीक है, 400 करोड़। रॉयल्टी दे रखा है 200 CR, इंटरेस्ट दे रखा है 500 CR। मैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को सीओई लिख रहा हूं, ठीक है, एंड अपने अपने रजिस्टर्स निकालिए फटाफट से, 500 CR एंड मिक्स इनकम 1000 CR। ये 400 है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, 400 200 500 1000 500 400 200 500 1000 500 1000, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट सीओई प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम। बेटा फाइंड क्या करना है, एनडीपीएफसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एनडीपीएफसी। इसे सॉल्व कीजिए फटाफट, सॉल्व कीजिए बेटा। चलिए बेटा, हाँ जी सर 3600 CR ऐसे ही नहीं लिख सकते, एग्जाम में आगे कैसे करोगे। सुनिए मैंने क्या बोला था बेटा, आपको क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है, इनकम मेथड से निकालना था, क्योंकि अभी तक हमने वही पढ़ा है सिर्फ, तो उसी का तो क्वेश्चन होगा। तो क्या करना था हमें, एनडीपीएफसी निकालने के लिए, देखो सीधी सीधी बात है, वैसे निकालनी तो नेशनल इनकम होगी, नेशनल इनकम निकालनी होगी एनएनपीएफसी। कौन से मेथड से, इनकम मेथड से, यानी पहले सर मैं एनडीपीएफसी पे पहुंचूंगा तब जाके एनएनपीएफसी पे कन्वर्जन करूंगा। अब समझ आ गया कन्वर्जन का क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों कर रहा था कन्वर्जन हम लोग ने, क्यों करा था, क्योंकि सर जब हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा ना उसके बाद हमें कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो सर मैं इनकम मेथड पे पहुंचा एनडीपीएफसी पे, लेकिन सर जब मैं एनएनपीएफसी पे पहुंचूंगा ना तो मुझे कुछ चीजें फैक्टर्स और देखने पड़ेंगे, जैसे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो बाहर की इनकम को ऐड कर दूंगा, या ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन को, इसीलिए वो कन्वर्जन करने बहुत जरूरी थे। आइए बेटा, तो बेटा मैं एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करूंगा, क्या करूंगा सर, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना उन सबकी क्या ऐड कर दो, इनकम ऐड कर दो। बेटा उस इनकम को मैंने क्या नाम दिया था, यानी सर एनडीपीएफसी निकालना है तो सिर्फ प्राइम देख लो, बात ही खत्म करो, यानी प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी। कभी कभार रेंट और रॉयल्टी अलग अलग भी देता है, और मैं यही लिख रहा हूं रेंट एंड रॉयल्टी।
रेंट एंड रॉयल्टी, आई फॉर इंटरेस्ट, एम फॉर मिक्स्ड इनकम एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखना है। चलो मैं लिख देता हूँ, आप फिर नहीं तो आप भी आलस करोगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा वैल्यूज बताइए, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 500 सीआर। रेंट कितना है? या इसका रॉयल्टी अलग ही लिखो, रेंट एंड रॉयल्टी लिख दीजिएगा, आर में ही काउंट हो जाएगा, बट अलग अलग करके लिखिएगा। रेंट एंड रॉयल्टी कई बार देता है रेंट एंड रॉयल्टी, कई बार आपको ऐसे दे देगा प्रॉफिट एंड रेंट, इकट्ठा दे देता, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। ठीक है, 500 प्रॉफिट था सीआर का, रेंट 400 था, रॉयल्टी कितनी? 200 सीआर की, इंटरेस्ट 500 सीआर का, मिक्स इनकम 1000 सीआर की, और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी 1000 सीआर है। यस सर। 1000 1000 2000 3000 3600 3600 सीआर। ये सीआर लिखना बहुत जरूरी है, जो यूनिट यहाँ पे दे रखी होगी वो ही यूनिट यहाँ पे लगानी बहुत जरूरी है। ये हमारा क्या है? एनडीपी एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम, और हमें वही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, या फोटो वगैरह ले लीजिए। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है, उसमें हमारे 3 सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से? वेजेस एंड सैलरीज, इन कैश, इन काइंड, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, बेटा एक छोटी सी बात मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताइएगा। सिर्फ इस पोर्शन को क्या बोलूंगा जो मैंने बॉक्स में रखा है? ओएस क्या बोल दूंगा? फुल फॉर्म ओएस की? ऑपरेटिंग सरप्लस। बत्रा जी, बाद में तुम रोने वाले हो न्यूमेरिकल्स को लेके, वैसे लिख के ले लो आज ही, तुम रोगे न्यूमेरिकल्स को लेके। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना शुरू करोगे कुछ करो, बट मुझे नजर आ रही है वो चीज। रिपीटिशन बहुत जरूरी है इन चीजों का। ऑल दो न्यूमेरिकल और थ्योरी में चॉइस आएगी, पर कई बार नहीं भी आती है। नहीं आई तो क्या करोगे? दोनों न्यूमेरिकल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बार बार रिपीट करा रहा हूँ टॉपिक्स को। टाइप्स ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, इंटरमीडिएट और फाइन गुड का वो एक्सरसाइज करके लाए हो घर से? किस किसने करी है? 2 ही जनों ने करी है। इंटरमीडिएट और फाइन गुड की एक्सरसाइज कर रखी है आपने? चलो दिखाइए, दिखाना एक बार। किसने गलत करी है? ये आपने उसी दिन के कर रखे है ना? कौन सा समझ नहीं आ रहा? फाइनल के आगे ना वो लिख दिया करो, उसका रीजन क्या है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, फाइनल मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डिवाइस इंटरमीडिएट चॉक डस्टर, चॉक डस्टर परचेज बाय स्कूल इंटरमीडिएट विद इन द सेम ईयर प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया अभियम जी। अनसोल्ड कोल, अनसोल्ड कोल फाइनल गुड है, फर्म्स की इन्वेस्टमेंट होती है। स्टॉक ऑफ गुड्स आज ऑन 31 मार्च 31 मार्च, याद है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ही स्टॉक का स्टॉक ही तो होगा। नो डाउट ट्रेडर उसे बेचेगा, रीसेल करने के लिए करेगा, पर मेरे पास आज कुछ माल बच गया है एट द एंड, मैंने बल्क परचेज करी थी, क्या करूं? मेरी इन्वेस्टमेंट ही तो है, अगले साल काम आ जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट नहीं फाइनल है। शुगर यूज बाय स्वीट शॉप, कोई बात नहीं, बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा, रीसेल कर देगा। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स, फाइनल गुड, बिल्कुल 2 गलत है। चॉक डस्टर इंटरमीडिएट है, अनसोल्ड कोल आपका फाइनल है। बट अभियम जी अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब ये भी करें आपने। चलो इसको डिस्कस करेंगे, रखें करके लाना, दोबारा बोल रहा हूँ करके लाना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर ले बस, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, छुटर पुटर। चलो बेटा 5 मिनट वेट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, ऐसे हटाई दो। सिर्फ वैल्यूज हटाता हूँ ना मैं अभी, मैं क्या पूरा हटा रहा हूँ? तो शुभ वैल्यूज हटाता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2 आइए बेटा, वेजेस एंड सैलरीज 2000 सीआर, रेंट एंड
इंटरेस्ट 700 CR, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300 CR, 500, 2700, 500, 300, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड 150 CR, -50, 150, 300, 200, 300, 500, 700, 200, 300, 500, 700, 2000, wages and salaries, rent and interest, corporate tax, undistributed profit, consumption of fixed capital, dividend, NFIA। बेटा इसमें आपको फाइंड करना है बेसिस ऑफ गिवन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ GNPFC। आपको फाइंड करना है GNPFC। GNPFC आपको फाइंड करना है। कीजिए बेटा, फटाफट से कीजिए। GNPFC कैलकुलेट कीजिए जो प्रोडक्ट मैंने बोला है, बट हमें किस मेथड से करना है? इनकम मेथड से करना है। देखो बेटा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये कंपोनेंट्स किस चीज के हैं, कौन से मेथड के हैं? इनकम मेथड के हैं, बिल्कुल है ना। याद हो गया, प्राइम लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। अब भले उसका कुछ पार्ट दे रखा है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब चीज दे रखी है, बट है किसका पार्ट? कौन से मेथड का पार्ट है? इनकम मेथड के कंपोनेंट्स है सर। अब मैंने GNPFC पूछ लिया। जब आपको दिख रहा है कि हमारे इनकम मेथड के पार्ट है, एक काम कर लो, इनकम मेथड से क्या निकल के आएगा? NDPFC आ जाएगा। सर NDPFC आ गया, एक एग्रीगेट आ गया, एक निकालना है। जो दे रखा है यानी जो निकल गया उसको राइट हैंड साइड पर रख दो, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख देना, कन्वर्जन कर देना लास्ट में। यही करना और कुछ नहीं करना। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है कंपोनेंट से। 3650, वेरी गुड। NDPFC आएगा, आप कन्वर्जन कर दो, सॉल्व करें। किस किस का आया? 38 CR, 3800 CR, या NDPFC बता दीजिए क्या आ रहा है? 3650, 3650 CR। अब GNPFC पे जाना है, कैसे करोगे? आता है कन्वर्जन? कन्वर्जन क्लास में नहीं थे आप, बताता हूं। आया? शुक्र तो आ गया, आपका नहीं आया। मेरी नहीं आया, आयुषा का आ गया। चलो NDPFC तो निकाल दिया। बत्रा जी एंड व्योम जी वही कर रहे हैं, बत्रा जी कर रहे हैं, उनके फोन से देख लोगे। बेटा आओ, एक छोटी सी बात देखो, आपको मार्क कर लेनी है चीजें। हाँ जी, कैसे करना है क्वेश्चन ये देखो। बेटा सुनो, पहले मुझे कहां आना पड़ेगा? 3800 आ रहा है, बढ़िया आंसर, अच्छा सही आ रहा है। पहले मुझे कहां आना पड़ेगा? NDPFC पे आना पड़ेगा, यानी डोमेस्टिक इनकम पे आना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम के लिए मैं क्या क्या कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा? प्राइम को ऐड कर दो, यानी 5 कंपोनेंट्स जो दे रखे हैं उन सबको ऐड कर दो। जूहा आप देखिएगा, एंड ईशल प्लीज यहां देखिए क्या हुआ। ओके सुनिए, उसने बोला है आप फाइनल प्रोडक्ट GNPFC निकालो, बट हमें कंपोनेंट्स कौन से मेथड के दे रखे हैं? उसको कौन सा मेथड बोला था मैंने? इनकम मेथड बोला था। सर इनकम मेथड हमें NDPFC देता है, डोमेस्टिक इनकम देता है। क्या अभी फिलहाल मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है? डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है? नहीं है अभी। अभी तो कैलकुलेट करूंगा। क्या मेरे पे ये वाला प्रोडक्ट है जो निकालना है? वो भी नहीं है। सर एक प्रोडक्ट तो निकाल लो पहले, वो कैसे निकलेगा? इन्हीं कंपोनेंट से निकलेगा। सर मतलब देखो बेटा, बेटा NDPFC निकालने के लिए मैं क्या करूं? जितने भी आसपास लोग हैं उन सबकी इनकम जोड़ दो, हाँ या ना? इनकम जोड़ दो। उस इनकम को मैंने क्या नाम दिया? प्राइम बोल दिया। 5 कंपोनेंट्स को प्राइम बोल दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म दे दी। आप एक काम कर लो, पहले प्राइम फाइंड कर लो। प्राइम मतलब सर NDPFC फाइंड कर लो, डोमेस्टिक इनकम पे आ जाओ, फिर आप जो मर्जी करते रहना, जो बोलोगे वो निकाल देंगे। और सर प्रॉफिट, सर प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। सर रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस में रिटेन कर लिया, प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट का वो पार्ट जो टैक्स के फॉर्म में दे दिया। सर आज ना पापा नहीं दिए थे,
लेकिन उनके बच्चे दिए हुए, क्या करूं सर? बच्चों को ऐड कर दो ना, इन तीनों को ऐड कर दो अगर दिए हुए। अगर एक नहीं दे रखा कोई बात नहीं, मत लेना। बेटा देखो ध्यान से देखना, प्रॉफिट का वो पार्ट जो टैक्स के फॉर्म में दे दिया, दे रखा है, दे रखा है कितना? 500 सीआर। प्रॉफिट का वो पार्ट जो रिटेन कर लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। कितना दे रखा है? 300 सीआर। सर प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया शेयर होल्डर्स को, कितना है? 150 सीआर। बेटा अब ऐसे बोल बोल के करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। डिविडेंड क्या है सर? प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को दे दिया। रिटेन अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है? जो खुद के पास रख लिया। प्रॉफिट का वो पार्ट सर टैक्स के फॉर्म में जो प्रॉफिट का पार्ट दे दिया ना, उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोल दिया, बिजनेस टैक्स बोल दिया। तो सर एक बात बताइए, पापा निकल के आ गए 3 बच्चों से, यस और नो? मेरी अगर आप लेट हो रहे हो तो नाम नीचे अगर वेट करें तो बता सकते हैं। चलो 500, 600, 700, 800, 950। सर मेरे पास प्रॉफिट तो आ गया, मैंने बच्चों को ऐड कर दिया तो प्रॉफिट तो आ गया। बच्चों को देख लिया ना, पापा नहीं दिए हुए तो कोई बात नहीं, बच्चों को जब भी देखा है मैंने। अगर पापा दिए हुए होते, प्रॉफिट दिया हुआ होता तो क्या बच्चों को देखता मैं? बच्चों को इग्नोर कर देता। ठीक है, दूसरा कौन सा प्रॉफिट कंपोनेंट है हमारा प्रॉफिट के अलावा? रेंट एंड रॉयल्टी। चलो सर रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है, यानी आर। क्या रॉयल्टी लू मैं तब भी? नहीं सर, रेंट एंड रॉयल्टी को आर ही तो बोला था मैंने। कोई बात नहीं, रॉयल्टी नहीं दे रखी, क्या दिक्कत है? प्लस सर इंटरेस्ट भी दे रखा है साथ में, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों कंपोनेंट्स एक साथ दे रखे हैं। तो बेटा कितना दे रखा है? 700 सीआर। आगे सर मिक्स इनकम। सर मिक्स इनकम कितनी दे रखी है सर? सर नहीं दे रखी, कोई बात नहीं सर, जीरो ले लो। सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई कितना दे रखा है सर? 2000। कैसे सर? वेजेस एंड सैलरीज है। पर शुभ क्या ये लिखा इन्होंने कि इन कैश है, इन काइंड है, या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है? कहीं नहीं लिखा। एक मैंने आपको पेज दिखाया था, यही सारी चीजें हैं। यहां मैंने पॉइंट ऐड कर रखा है, समटाइम्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट गिवन बट यू विल सी ओनली वेजेस एंड सैलरीज इन क्वेश्चन। तब क्या करना है? सो यू हैव टू कंसिडर वेजेस एंड सैलरीज एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये दूंगा मैं आपको नोट्स, ठीक है? तो बेटा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता था? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस और वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। बट सर सिंपल वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, तो क्या करूं सर? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मान लो इसको, वेजेस एंड सैलरीज एम्प्लॉइज को तो मिलती है। तो सर कितना दे रखा है? 2000 सीआर दे रखा है। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बेटा किसको याद है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किसको कहते हैं? डेप्रीसिएशन को कहते हैं। संडे वाली क्लास में ये चीजें करी थी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा जरूर उसको, लेंदी है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। सर इसको इन दोनों को लूं अभी? नहीं सर अभी जरूरत नहीं है। तो सारे कंपोनेंट हो गए मेरे पे, प्रॉफिट आ गया, रेंट आ गया, रॉयल्टी आ गया, जीरो था, इंटरेस्ट हो गया, मिक्स इनकम एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सारे पार्ट हो गए। आंसर टोटल क्या है सबको ऐड कर दो, कितना आया? 3650 सीआर। बेटा ये कौन सा प्रोडक्ट आया है? एनडीबी एफसी। अब कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मेरी इतना वेट मत कराओ। मैम तो मैम कहेंगे पता नहीं पढ़ाते रहते हैं। गुड इवनिंग मैम, करें कंटिन्यू? 2 मिनट की क्लास है। तो बेटा मेरे पे क्या आ गया सर? एनडीबीएफसी आ गया। बेटा जो प्रोडक्ट निकल के आ गया उसको कहां रखूं? आरएचएस पे, एलएचएस पे? जो निकालना है उसको कहां रखूं? क्या निकालना था? जीएनपीएफसी निकालना था। बेटा फैक्टर कॉस्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बस इन दोनों का फर्क आ रहा है। सुनिएगा बेटा, नेट से ग्रॉस पे जाना है, कन्वर्जन तो आता ही था, नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू मतलब शोरूम वाली वैल्यू। तो सर शोरूम वाली वैल्यू पे जाने, क्या वो ज्यादा होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। जो आज वियर एंड टियर जो डेप्रिसिएशन का माइनस कर रखा था ना पैसा, वो ऐड कर दो सर, तो शोरूम वैल्यू तभी तो आएगी सर। मैं कहा वैसे ही आएगी। बेटा मैं डोमेस्टिक पे हूं, मैं डोमेस्टिक इनकम है मेरे पास, मुझे चाहिए टोटल इनकम। तो बाहर से जो इनकम आ रही है उसको ऐड करूं या माइनस कर दूं? ऐड करूं माइनस करूं? मैं डोमेस्टिक पे हूं, मेरे देश की इनकम है, मुझे टोटल चाहिए। क्या करूं? बाहर की इनकम को माइनस करूं, ऐड करूं? बेटा एनएफआई का फॉर्मूला क्या था? ईशल इसका मतलब क्या था? फीफा फीटा का मतलब
यानी सर मेरे देश में कुछ इनकम आ भी रही है और कुछ जा भी रही है, जो आ रही है उसको बोल दूंगा फीफा और जो जा रही है उसको क्या बोल दूंगा फीटा। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने इसका, टीचिंग सर्विसेज, दुबई के बच्चे पढ़ रहे थे तो पैसा आ रहा है, पर यहाँ के बच्चे भी दुबई में पढ़ रहे होंगे टीचर से, तो पैसा जा भी रहा है। तो नेट कितना आ रहा है देखो बेटा, अल्टीमेटली दोनों कन्वर्जन हो गए और मेरे पे यही तो प्रोडक्ट आ रहा है। एनडीबीएफसी कितना आया था 3650 सीआर, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 200, एनएफआईए कैसा है माइनस का 50 है सर, माइनस का 50 आ गया विशाल, माइनस का 50 आ गया, एनएफआईए बाहर की इनकम माइनस 50 आ गई, माइनस 50 सीआर, क्या करो सर कोई बात नहीं घबराओ मत, मतलब देश में पैसा कमाया है और देश से पैसा ज्यादा गया। मैंने बताया था ना मेरे पे 20 रुपए बढ़े हैं, सेविंग्स थी मेरी, 100 रुपए मेरे पास आए लेकिन 150 रुपए चले गए, मैंने 150 रुपए की चिज्जी खा ली, तो बेटा माइनस का 30 हो जाऊंगा ना मैं, वही चीज है। तो बेटा टोटल कितना आया 38 सीआर, क्या कौन सा प्रोडक्ट आ गया अभी, जीएनपी एफसी, ये है बेटा। किस किस को समझ आया, आ गया, क्वेश्चन दे दूं कुछ करके लिए, दुआ दे दूं, एक दूंगा क्योंकि कुछ दुआ आपके है ना इश्यूज है, कुछ नहीं भी करना होगा तो रिलैक्सेशन है, कोई बात नहीं लगती, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और उसके बाद क्लास एंड कर देना, ठीक है। नहीं सर हो गया बस 5 मिनट, माफी चाहता हूँ लेट हो गए। हाँ हाँ सर हटा दीजिए, एक सेकंड बस, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बेटा आज की क्लास हमारी यहीं खत्म हो रही है और कुछ अगर मैं होमवर्क आपको दूंगा तो वो करके ले आइएगा कल, बस कई बच्चों के लिए रिलैक्सेशन है, कोई बात नहीं भी करे, बस एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बंद कर दीजिए वहां से वीडियो, बेटा आराम से जाना।